नमस्कार दोस्तों, हिमालय एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपने जो है कक्षा 10 के जो द्वितीय अध्याय था वो चल रहा था, उसके अंदर अपने जो है सल्तनत काल और मुग़ल काल की चर्चा कर दी थी। आज अपने जो है राजस्थान के प्रमुख शासकों की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर आपके इस अध्याय में लगा हुआ है राजस्थान के प्रमुख शासक, इनकी चर्चा करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले जो है अध्ययन करेंगे किसके बारे में, हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान। फिर हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे चंद्रसेन की, किसकी, राव चंद्रसेन की। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अमर सिंह राठौड़ की, अमर सिंह राठौड़। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सवाई जय सिंह की, सवाई जय सिंह की। तो ये जो राजस्थान के प्रमुख शासक हैं, हम इनकी आज चर्चा करने वाले हैं। हमीरदेव चौहान की, महाराणा प्रताप की, राव चंद्रसेन की, अमर सिंह राठौड़ की और सवाई जय सिंह की। तो जिससे हमारा जो है राजस्थान एक तरह से इन महान शासकों के बारे में जो है गुणगान आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी चर्चा करेंगे प्रमुख शासक में हमीरदेव चौहान की। किसकी चर्चा करेंगे, हमीरदेव चौहान की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, हमीरदेव चौहान, रणथंभौर के महान शासक, जय सिंह के पुत्र हमीरदेव चौहान। तो क्षेत्र जो है वो कौन सा है आपके, रणथंभौर है। कौन सा क्षेत्र है, जैसे मान लो ये दुर्ग है, दुर्ग का नाम क्या है, रणथंभौर। कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर। और इसका जो, इस दुर्ग की जो कुंजी कहलाती है उसका नाम है आपके झाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग, झाइन दुर्ग, जो इस दुर्ग की क्या कहलाती है, कुंजी कहलाती है। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के जो शासक थे उनका नाम था हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। और पिता के नाम है इनके, पिता का नाम है जेतर सिंह, या फिर आपके जय सिम्हा भी लिखा हुआ है, जय सिम्हा। महत्वपूर्ण रूप से आपके रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बारे में जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है आपके हमीर महाकाव्य से। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता थे नयन चंद्र सूरी, और दूसरा ग्रंथ है आपके हमीर हठ, और हमीर हठ के रचयिता है जिनका नाम क्या है, चंद्रशेखर। इनसे हमें जो है हमीरदेव चौहान के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। प्रारंभिक बातें देखें तो हमीरदेव चौहान ने जो है दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय की नीति के तहत क्या है कि अगर कोई अपने आसपास के शासक स्वेच्छा से अगर इनके मित्र या अधीनता स्वीकार कर ले, मित्र बनना चाहे या अधीनता स्वीकार कर ले तो ठीक है, नहीं तो इन पर क्या है, आक्रमण करके इनको जो है अपने अधीन लाना या फिर अपने साम्राज्य का क्या करना, विस्तार करना। जिससे इन्होंने जो है मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया था, मेवाड़ पर अधिकार किया था। मेवाड़ के समर सिंह को बताते हैं इन्होंने पराजित कर दिया था। सिरोही के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार किया था। इस तरह से जो है इन्होंने दिग्विजय की नीति के तहत आसपास के जो है शासकों पर इन्होंने क्या है, आक्रमण करके उनको पराजित किया था। अब हमीरदेव चौहान ने जो है, हमीरदेव चौहान का संघर्ष जो है वो किसके साथ माना जाता है, कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग। और एक इसका जो है इसकी कुंजी कहलाती है उसका नाम क्या है, झाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, झाइन दुर्ग। ठीक है। तो उस समय जो है दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है, इस जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किस पर है, रणथंभौर पर। क्योंकि रणथंभौर दुर्ग का ऐतिहासिक व सामरिक महत्व था। इसका इतना महत्व क्यों था, क्योंकि ये चारों ओर से जो है बड़ी बड़ी जो है विशाल पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो मतलब सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह दुर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर जो है क्या किया, आक्रमण किया। 2 बार आक्रमण किया, लगभग 1290 से लेकर 1292 के मध्य इस दुर्ग पर इसने 2 बार आक्रमण किया। तो पहली बार तो इसने जो है बताते हैं झाइन दुर्ग को जीत लिया। यहाँ का जो है किलेदार था जिसका नाम था गुरदास सैनी।
इस गुरदास सैनी को इन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इसके बाद में जो है इन्होंने कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर। और रणथंभौर के शासक कौन थे, हमीरदेव। ठीक है, कौन थे, हमीरदेव। तो बताते हैं कि ये जो है पहले युद्ध के अंदर जो है यहाँ से वापस लौट गए थे और दूसरे युद्ध में इन्होंने फिर से जो है आक्रमण किया। ठीक है, और झाइन दुर्ग को तो इन्होंने पहले ही जीत लिया था। अब हमीरदेव पर जो है इन्होंने आक्रमण, या कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर। और यहाँ पर इस दुर्ग की क्या कर ली, इस तरह से घेराबंदी कर ली। काफ़ी समय तक यहाँ बैठे रहे लेकिन दुर्ग को जीत नहीं पाए। और अंत में जो है दुर्ग को जीत नहीं पाए तो इन्होंने अपना जो है घेरा जो है, जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा उठा लिया, जो दुर्ग का घेराबंदी थी उसको उठा लिया। और एक वाक्य यहाँ पर कह के गए थे इस दुर्ग के बारे में कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने एक मुसलमान के बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने एक मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूँ। ये जो है किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने जो है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके दामाद या फिर भतीजे जिसका नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। किसने कर दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और 1296 में जो है वो खुद राजा बन जाता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको सल्तनत काल में बताया था भी इलाहाबाद में इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करेगा। और आक्रमण करने के कई कारण रहे हैं इसके भी जी। मान लीजिए कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है। और इसके बाद में ये इसकी कुंजी जो है कौन सा दुर्ग है, झाइन दुर्ग है। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, आपके रणथंभौर दुर्ग हो गया। अब इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के कारण यही है कि चाचा की पराजय का जो है, पहले युद्ध में पराजित हो गया था, ये पराजय का क्या लेना, बदला लेना। चाचा की पराजय का बदला लेना, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए आक्रमण किया। झाइन दुर्ग को इसने जीत लिया और ये रणथंभौर की तरफ बढ़ा। लेकिन रणथंभौर का शासक हमीरदेव जो है यह एक यज्ञ में व्यस्त था जिसका नाम है कोटियेजन। कोटियेजन यज्ञ में व्यस्त होने के कारण इसने अपने 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह, ठीक है, इन दोनों को इसने क्या है कि युद्ध में भेज दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति जिनका नाम आता है उल्लू खां और नुसरत खां, दोनों आक्रमण करने के लिए आए थे या नेतृत्व कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस को भेजा, उल्लू खां और नुसरत खां को। और इधर कौन है, हमीरदेव के 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह। तो इसमें जो है आपसी युद्ध के अंदर इधर से जो है भीम सिंह मारा गया और इधर से कौन मारा गया, नुसरत खां मारा गया। ये दोनों जो है इस युद्ध में क्या है कि मारे गए। तब उल्लू खां ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास पैगाम भिजवाया, फरमान भिजवाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यहाँ पर अपनी खुद ही सेना लेकर जो है आ गया था। ठीक है, अब भीम सिंह मारा गया तो इसका उत्तरदायी हमीर ने किसको ठहराया, धर्म सिंह को ठहराया। धर्म सिंह को जो है पद से हटा दिया, सेनापति पद से हटा दिया। किसको, धर्म सिंह को। और इसकी जगह पर जो है इसके भाई भोजराज को जो है सेनापति नियुक्त कर दिया। किंतु भोजराज नया व्यक्ति था, ठीक है, शासन प्रक्रिया इसे संभाली नहीं गई। इसीलिए हमीरदेव चौहान ने अपने जो है 2 सेनापतियों को नियुक्त किया जिनका नाम था रणमल और रतिपाल। ठीक है, रणमल और रतिपाल को जो है यहाँ का क्या, इनका सेनापति, अपना सेनापति नियुक्त किया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद सेना लेकर आएगा और आगे क्या प्रक्रिया होती है देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमीरदेव चौहान विशेषतः जो यहाँ पर आक्रमण करने का कारण माना जाता है हमीर महाकाव्य के अनुसार, वो है कि अलाउद्दीन का विरोधी था। अलाउद्दीन का विरोधी था मोहम्मद शाह और इसका भाई था केहबरू। ये जो है लूट के माल के बंटवारे को लेकर जो है इनके मध्य विवाद हो गया था, उल्लू खां, नुसरत खां और इधर मोहम्मद शाह और केहबरू के मध्य, जिससे इनको क्या है, मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण किसने दी थी, हमीरदेव ने दी थी। ये इसका जो है एक तरह से प्रमुख कारण माना जाता है, हमीरदेव ने दी थी। आक्रमण करने, सीधा प्रश्न आता है इस पर आक्रमण करने के कोई 4 कारण बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न बन सकता है। अगर आप हमीरदेव चौहान की जगह होते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में क्या क्या कदम उठाते, वो भी आपके जो है इस तरह से प्रश्न छोटे बन सकते हैं। तो हमीरदेव चौहान और इधर मोहम्मद, ये
अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया, आक्रमण हो गया, खुद सेना लेकर आ गया। और इसे जो है कौन है, दो सेनापति रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही रणथंबोर पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी ने संधि का प्रस्ताव रखा और हमीर ने संधि के लिए किसको भेजा, रतिपाल को भेजा। और अलाउद्दीन ने रतिपाल को लालच दिया किसका, राज्य का भी, अगर तू हमीर मेरे साथ मिल जाए, अगर हमीर देव को अपने मिलकर पराजित कर दे तो मैं तेरे को रणथंबोर का क्या बना दूंगा, शासक बना दूंगा। तो रतिपाल गया दुर्ग के अंदर, रणमल को भी अपनी तरफ मिला लिया और इसके अंदर जो है जो भी खाद्य सामग्री थी उस खाद्य सामग्री को इन्होंने क्या कर दिया, दूषित कर दिया, जिसके कारण हमीर देव को जो है दरवाजे खोलने पड़े। और हमीर ने क्या धारण किया, दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े, हमीर ने क्या धारण किया, केसरिया धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए क्या हो गया, ये वीर गति को प्राप्त हो गया। इधर हमीर देव की जो पत्नी थी, नाम था रंग देवी, हमीर की पत्नी रंग देवी, पुत्री का नाम आता है पद्मला। इन्होंने क्या है कि दोनों ने जल जोहर कर लिया था। क्या कर लिया था, जल जोहर कर लिया था। जब जोहर और केसरिया एक साथ होता है तब वह क्या कहलाता है, साका कहलाता है। और ये जो है राजस्थान का क्या कहलाया, प्रथम जोहर या क्या कहलाता है, शाका कहलाता है। मतलब जोहर क्या होता है कि महिलाएं जो है अपने आत्मरक्षार्थ हेतु, ठीक है, युद्ध भूमि में पुरुष जाते हैं उसे पूर्व या फिर उसके बराबर ही जो है अग्नि या पानी में कूदकर जो आत्महत्या कर लेती है एक तरह से, वो क्या कहलाता है, जोहर कहलाता है। युद्ध भूमि में जाने से पूर्व जो वस्त्र धारण करते हैं, जो पगड़ी धारण करते हैं वीर योद्धा, राजपूती योद्धा, वो क्या कहलाता है, केसरिया। और ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपके शाका कहलाता है। ठीक है, और राजस्थान का प्रथम शाका, बात कब की है, ये सन 1301 ईस्वी की है। 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम शाका या जोहर कहलाता है, ये है। और आक्रमण किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। इधर से जो है जोहर किसने किया है, तो रंग देवी और पुत्री पद्मला। और हमीर देव ने क्या धारण किया है, केसरिया धारण किया है। इसके बाद में बताते हैं हमीर देव ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल में चित्तौड़ दुर्ग में जो है 32 खंभों की छतरी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, 32 वर्ष के शासनकाल में हमीर देव ने 32 खंभों की, तो 1301 में जो है क्या हो गया, साका हो गया। हमीर देव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल में जो है रणथंबोर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। सॉरी, पहले चित्तौड़ बोला गया था। 32 खंभों की छतरी जो है वो कौन से दुर्ग में है, रणथंबोर दुर्ग में है। और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, हमीर देव चौहान ने करवाया था। अब इसके बाद में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को अपने जो है साम्राज्य में बुलाया और कहा, तुम अपने शासक के ही नहीं हो सके तो हमारे क्या हो गए। तो बताते हैं कि हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया, किसको, रणमल और रतिपाल को। और मोहम्मद शाह को भी मृत्युदंड दे दिया गया था। ये थे अपने हमीर देव चौहान। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप की। किसकी चर्चा करेंगे, महाराणा प्रताप की। तो हमीर देव के बाद आप हेडिंग डाल लीजिए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पढ़ना पड़ेगा, पेपर आ चुके हैं, याद करने पड़ेंगे। छोटे छोटे शासक है, बस 4-4 नंबर के आपके छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। महाराणा प्रताप जन्म 9 मई 1540 ईस्वी। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में। महाराणा प्रताप का कब हुआ था, 1540 ईस्वी में। कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम क्या था, उदय सिंह। माता का नाम जयवंताबाई। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का। बताते हैं कि उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को नियुक्त किया था, जो कि धीरबाई का पुत्र था। किसका, रानी भटियाणी या नाम आता है, धीरबाई का पुत्र था।
अब जब 1572 ईस्वी के अंदर जो है उदय सिंह की जब मृत्यु हुई तो उस समय जो है महाराणा प्रताप का क्या कर दिया गया, राज्याभिषेक जो है कहाँ किया गया था, गोगुंदा में किया गया था। कहाँ, गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। लेकिन कुछ समय बाद इनका जो है विधिवत राज्याभिषेक किया गया था। विधिवत राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था, विधिवत राज्याभिषेक किया गया था। और इस समय जो उपस्थित होने वाला एकमात्र राजपूत शासक था जिसका नाम क्या था, चंद्रसेन था। ठीक है। अब जो है उस समय जो है दिल्ली का मुगल शासक है जिसका नाम है अकबर, आगरा में है। और उसके बाद वह फतेहपुर सीकरी आएगा। तो बताते हैं कि जो अकबर है वो अकबर जो है अब इनको अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है। किनको, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता है। और इस अधीनता स्वीकार करवा लाने के लिए इसने जो है 4 शिष्टमंडल भेजे थे। किसके विरुद्ध, 4 शिष्टमंडल भेजे थे। किसके विरुद्ध भेजे थे, महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे थे। ठीक है, आप छोटे से एक ट्रिक से याद कर लेना, जमा भाटो कर्म से याद करना। इनको भी 4 व्यक्ति जो है कौन कौन से भेजे थे महाराणा प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। तो पहला भेजा था जिसका नाम था जलाल खां कोरची। दूसरा है भगवंत दास। दूसरा है मान सिंह। तीसरा है भगवंत दास। चौथा है टोडरमल। ठीक है, इसको 1572 ईस्वी में भेजा है। बाकी सभी को कब भेजा है, 1573 ईस्वी में, 1573 में। इसको भी कब भेजा है, 1573 में। लेकिन ये सभी महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए थे। 4 शिष्टमंडल अकबर ने भेजे है प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, लेकिन ये चारों ही अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए थे और चारों ही महाराणा प्रताप को नहीं मना पाए थे। तब जो है अकबर जो है एक युद्ध की योजना बनाता है जिस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी। अकबर जो है एक युद्ध की योजना बनाता है। कौन से दुर्ग में, अकबर मैगजीन दुर्ग के अंदर, मैगजीन दुर्ग में एक युद्ध की योजना बनाता है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन से, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाता है मैगजीन दुर्ग में। इधर से जब प्रताप को पता चलता है तो महाराणा प्रताप भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इस युद्ध की क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। और इधर से हल्दी घाटी जो है इस युद्ध की योजना बनाई और इसका जो प्रधान सेनापति जो बनाया गया वो किसको बनाया गया था, मान सिंह को बनाया गया था। प्रधान सेनापति जो है वो किसको नियुक्त किया गया था, मान सिंह को नियुक्त किया गया था। तो और इधर से जब मान सिंह सेना लेकर आया 2 माह तक ये मांडलगढ़ रहा। उसके बाद में जो है राजसमंद के मोलेला गांव में अपना जो है ये क्या है, पड़ाव डालता है। इधर से जो है महाराणा प्रताप जो है कहाँ, कौन से क्षेत्र के अंदर अपना पड़ाव डालते हैं, तो लोहसिंह गांव में अपना पड़ाव डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड में कौन है, महाराणा प्रताप है और इधर सामने कौन है, मान सिंह है। कौन है, मान सिंह है। और प्रताप जो है किस अश्व पर सवार है जिसका नाम क्या है, चेतक। और मान सिंह जो है वो किस पर सवार है, मर्दाना हाथी पर सवार है। ठीक है, इनके पास जो है 2 हाथी और है जिनका नाम है राम प्रसाद और लूणा। और इधर से जो है 2 हाथी है जिनका नाम है गजराज और गजमुक्ता। दोनों के मध्य जो है मान सिंह और प्रताप के मध्य या मुगलों और जो है मेवाड़ के शासकों के मध्य, राजपूतों के मध्य युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जो है मतलब इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो पीले रंग की। इसी के साथ साथ जो है घाटी मतलब तंग रास्ता है जिसके अंदर एक बार में एक ही व्यक्ति या 1 या 2 ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। ये युद्ध जो है वो आपके 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो है युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। दोनों के दोनों हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच चुके हैं। इधर से कौन है, मान सिंह, और इधर से कौन है, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो है हरावल दस्ता किसके नेतृत्व में था, हरावल दस्ता जानते हो भी, आगे का जो दस्ता होता है, आगे की जो सेना होती है वो किसके नेतृत्व में थी, हाकिम खां सूर पठान के नेतृत्व में थी। सूर पठान मतलब या हाकिम खां सूरी के नेतृत्व में थी। और मान सिंह का जो हरावल दस्ता था
वो किसके नेतृत्व में था? जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। ठीक है, जगन्नाथ कछुआ वही व्यक्ति है, भारमल का सबसे छोटा पुत्र जगन्नाथ कछुआ, इसके नेतृत्व में जो है हरावल दस्ता था। ठीक है, इनके पास जो है एक व्यक्ति जिनका नाम है इतिहासकार बंदायूं इनके साथ मौजूद थे। इसके साथ आसफ खां इनके सहयोगी मौजूद थे। कौन? आसफ खां। इनके साथ जो है मेहतर खां मौजूद थे, इनके सहयोगी। और इधर से कौन कौन है आपके? हाकिम खां सूर है, भीम सिंह डोडिया है, भीम सिंह डोडिया, झाला मन्ना और पुंजा भील, ये इनके साथ क्या हैं? मौजूद हैं। तो बताते हैं कि सबसे पहले जो है इन्होंने हाथियों को आपस में लड़ाया, जिसके अंदर जो है राम प्रसाद हाथी जो है ये एक बार के लिए विजयी रहा था, लेकिन बाद में इसके गोली लगने से घायल हो गया। राम प्रसाद हाथी को मुगलों के द्वारा पकड़ लिया गया और किसके पास ले जाया गया? अकबर के पास। अकबर ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। राम प्रसाद हाथी का अकबर ने नाम बदलकर क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद में जो है अगर हम देखें तो मान सिंह जो है वो किस पर सवार है? हाथी पर सवार है। ठीक है, मान सिंह के यह हाथी की मान लो ये सूंड है, और यहाँ पर जो है चेतक ने जो है बताते हैं कि प्रताप ने इशारा किया, चेतक ने अपने आगे के दोनों पाँव जो है उस सूंड पर जमा दिए। चेतक चढ़ गयो हाथी पर, मान सिंह घबराए, भालो मार्यो राणा ने ओहदे में छुप जाए, चाली राजपूती तलवार। कह रहे हैं कि ये जो है चेतक जो है हाथी की सूंड पर जो है अपने पैर जमा लेता है, और राणा ने जो है मान सिंह के भाला मारा, लेकिन मान सिंह जो है ओहदे में छुप जाता है और मान सिंह बच जाता है, किंतु इसका अंगरक्षक जो है वो मारा जाता है। ठीक है, जो अंगरक्षक होता है, ठीक है, जिसको महावत बोलते हैं, हाथी चलाने वाले को क्या बोलते हैं? महावत, वो मारा जाता है। अब इसके बाद में जो है महाराणा प्रताप का अश्व जो है चेतक वो घायल हो जाता है। अब महाराणा प्रताप को जो है आपस में चारों ओर से किसने घेर लिया था? राजपूती सेना ने। और राजपूती सेना को चारों ओर से किसने घेर लिया था? आपके मुगलिया सेना ने घेर लिया था। तब झाला मन्ना के बहुत बार कहने पर प्रताप ने जो है इनका क्या धारण कर लिया? राज चिन्ह धारण कर लिया। किसका? महाराणा प्रताप का जो है झाला मन्ना ने राज चिन्ह धारण कर लिया। प्रताप को इस साइड से निकाल दिया गया और जो है झाला मन्ना जो है वो मुगलों के सामने आ गए, और उनके सामने जो है बहुत सारी मुगलों की तलवारें जो है वो किस पर बरस पड़ी थी? झाला मन्ना पर। अब प्रताप जो है युद्ध भूमि से बाहर जो है चले गए बलीचा गांव की तरफ, और इनका जो है जब प्रताप युद्ध भूमि से बाहर जा रहे थे तो उस समय दो मुगलों ने इनको देख लिया था, उनका पीछा किया था प्रताप का, किंतु महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जिनका नाम क्या आता है? शक्ति सिंह। प्रताप के सौतेले भाई शक्ति सिंह जो कि मुगलों की सेना में थे, भ्रातृ प्रेम जाग उठा और किसके पीछे चले गए? तो इन दो मुगलों को इन्होंने मार दिया और अपने भाई से मिले। बलीचा गांव में जो है चेतक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर ही चेतक की क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। कहाँ पर? बलीचा गांव उदयपुर के, बलीचा गांव उदयपुर में। तो मैंने आपको बताया था अभी बलीचा गांव उदयपुर के अंदर जो है चेतक की समाधि बनी हुई है। उसके बाद जो है महाराणा प्रताप जो है वो कुंभलगढ़ की तरफ चले जाते हैं, और कुंभलगढ़ के अंदर जो है ये यहाँ से अपना जो है शक्ति का केंद्र बनाते हैं। और अकबर जो है अब फिर से बार बार सैन्य अभियान भेज रहा है, तो अकबर ने इसके बाद 1577, 1578, 1579 यहाँ जो है इसने अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में अपने सैन्य अभियान भेजे थे। किसके नेतृत्व में? शाहबाज खां के नेतृत्व में। लेकिन ये सैन्य अभियान भी क्या रहा था? असफल रहा था। इसके बाद में जो है 1580 ईस्वी के अंदर जो है अकबर ने अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में, अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में जो है अपना सैन्य अभियान भेजा जाता है, लेकिन यह भी सैन्य अभियान क्या रहता है? असफल रहता है। इसके बाद में जो है 1582 ईस्वी के अंदर जो है महाराणा प्रताप का अकबर के एक सेनापति के साथ संघर्ष होता है, और उस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। ये जो है कब होता है? 1582 ईस्वी को अक्टूबर माह में विजयादशमी के दिन होता है, और इसमें जो है महाराणा प्रताप और प्रताप की जो है तरफ से नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। और इसमें जो है सामने कौन थे? दिवेर दुर्ग के किलेदार, जिसका नाम क्या है? शेरिमा सुल्तान खां। कौन है?
शेरिमा सुल्तान खां। ये शेरिमा सुल्तान खां क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अब ये जो है महाराणा प्रताप की तरफ से अमर सिंह और उधर जो है दिवेर दुर्ग के किलेदार शेरिमा सुल्तान खां, और शेरिमा सुल्तान खां इस युद्ध में क्या होते हैं, पराजित होते हैं। यहाँ पर दो बातें आपको विशेषतः ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, कि कर्नल जेम्स टोड ने, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को तो, हल्दी घाटी के युद्ध को तो मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी है। मेवाड़ की क्या कहा है, थर्मोपली कहा है। और दिवेर के युद्ध को, कौन से युद्ध को, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने जो है मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अब अकबर का जो है प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान 1584-85 में आता है, किसके नेतृत्व में, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। और इस सैन्य अभियान में ये भी क्या रहता है, असफल रहता है, और मांडलगढ़ में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच जो है महाराणा प्रताप की मुलाकात जो है, जब महाराणा प्रताप जो है जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जब इनके पास धनराशि जो है वो ख़त्म हो गई थी, तब इनकी मुलाकात जो है वो किससे हुई थी, भामाशाह ओसवाल से हुई थी। किससे, भामाशाह ओसवाल से, जिनको मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है और मेवाड़ का दूसरा उद्धारक भी कहा जाता है। बताते हैं कि महाराणा प्रताप को अपनी सारी की सारी धनराशि जो है वो भामाशाह ओसवाल ने महाराणा प्रताप को दे दी थी। और ये इतनी धनराशि थी कि महाराणा प्रताप के 20 से 25 हज़ार सैनिक 12 वर्ष तक जीवन यापन कर सकते थे। ठीक है, ये किसकी बात आ रही है, भामाशाह ओसवाल की। और इसके बाद में जो है बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने जो है चावंड पर अधिकार कर लिया था। चावंड में जो शासक था उसका नाम था लूणा चावंडिया। लूणा चावंडिया को पराजित करके प्रताप ने चावंड पर अधिकार कर लिया था। और यहीं पर ही जो है 1597 ईस्वी में, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में धनुष ठीक करते समय इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, चावंड में। लेकिन इनका जो दाह संस्कार है वो कहाँ किया जाता है, बांडोली उदयपुर में किया जाता है। ठीक है, तो बताते हैं कि जैसे ही महाराणा प्रताप के मृत्यु की सूचना अकबर को लगी तो अकबर की आंखों में भी क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। और तब उनके दरबारी कवि दुर्सा अड्डा ने लिखा था कि अकबर ने भी प्रताप की मृत्यु को सुनकर अपने दांतों तले जीभ दबाई, और उनके मुख से निकल गया कि ये ऐसा शासक है जो कभी भी अपने घोड़ों को जिसने नहीं दगवाया, कभी भी इसने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो ये थे आपके महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बाद में हम चर्चा करेंगे जो है मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद में, चंद्रसेन। पहला प्रश्न तो यहाँ से छोटा यही आता है कि चंद्रसेन जो है वो कहाँ का शासक था। तो ये कहाँ का शासक है, मारवाड़ का शासक है चंद्रसेन। पिता का जो नाम है, इनके पिता का नाम क्या है, राव मालदेव है। और माता का नाम क्या है, स्वरूप दे है। माता का नाम स्वरूप दे। तो स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र चंद्रसेन को बना दिया। लेकिन चंद्रसेन के भाई राम सिंह और दूसरे भाई उदय सिंह, दोनों के दोनों जो है वो किसकी शरण में चले जाते हैं, तो दोनों के दोनों अकबर की शरण में चले जाते हैं और अकबर को जो है इसके विरुद्ध भड़काते हैं। तब अकबर ने उदय सिंह के कहने पर बताते हैं कि हुसैन कुली खां को 1564 ईस्वी के अंदर किसके विरुद्ध भेजा था, चंद्रसेन के विरुद्ध। चंद्रसेन जो है 1562 में शासक बनते हैं और 1581 तक ये जो है शासक रहते हैं। इसके विरुद्ध भेजा था। तब चंद्रसेन जो है कहाँ चले गए थे, बद्राजून चले गए थे। और बद्राजून जब सैन्य अभियान भेजा जाता है तो चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं, सोजत चले जाते हैं। सोजत अपने जो है भतीजे मालदेव राठौड़ के पास चले जाते हैं, अपने भतीजे जो है कल्लाजी राठौड़ के पास चले जाती हैं। और इसके बाद में जब सोजत में सैन्य अभियान भेजा गया तब ये जो है कहाँ चले जाते हैं, सारण में। और इसके बाद में जो है सारण में जो है इनके पास जो है सोजत के बाद जब सैन्य अभियान भेजा गया तो ये कहाँ चले जाते हैं, सिवाना। और सिवाना के बाद में जो है ये कहाँ चले जाते हैं, सारण चले जाते हैं। इसी बीच क्या हुआ था कि 1570 ईस्वी के अंदर जो है
अकबर ने अपना नागौर दरबार लगाया था, जिसके अंदर राजपूताने के सभी शासकों को बुलाया गया था अधीनता स्वीकार करने के लिए। उसमें चंद्रसेन को भी बुलाया गया और चंद्रसेन जो है बिना अधीनता स्वीकार किए जो है इस दरबार से वापस लौट आते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। इसके बाद सारण के बाद ये जो है कहाँ चले जाते हैं, सचियाए चले जाते हैं, या सचियाप, यहीं पर ही जो है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर इनका जो है क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। तो इनके जो है अलग अलग क्षेत्र जाने का क्रम क्या है वो भी ध्यान रखना आप। 15 जून पहले, बाद में सोजत, बाद में सिवाना और बाद में सारण और अंत में सचियाप में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के अंदर जो है 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के अंदर चंद्रसेन को बुलाया गया, लेकिन ये बिना अधीनता स्वीकार किए वापस लौट आते हैं। इनको जो है नैणसी ने भूला बिसरा राजकुमार की संज्ञा दी है। भूला बिसरा क्या कहा है, राजकुमार कहा है। और इनको जो है विस्मृत नायक कहा जाता है। इनको प्रताप का क्या कहा जाता है, अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये मारवाड़ के थे चंद्रसेन। यहाँ से प्रश्न एक आता है कि प्रताप के अग्रगामी कौन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चंद्रसेन। अगर पूछा जाता है कि चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही चंद्रसेन जो है वो जंगलों के अंदर दर दर की जो ठोकरें खाते रहते, वैसे ही जो है प्रक्रिया किसने अपनाई थी, महाराणा प्रताप ने भी। जैसे जिस नीति का अनुसरण चंद्रसेन ने किया था, वैसी ही नीति का अनुसरण जो है किसने किया, महाराणा प्रताप ने किया। इसीलिए प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है किसको, चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अकबर ने उदय सिंह के कहने पर किसको भेजा था, तो हुसैन कुली खां को। कब भेजा है, 1564 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में जो है शासक में कौन बनते हैं, उदय सिंह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।